हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.13। तो अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में 7 to 16 तक का होमवर्क दिया था। तो कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। तो आइए जरा देखते हैं 10 का फर्स्ट कैसे बनेगा। I = dx डिवाइडेड बाई sin x इंटू 3 प्लस 2 cos x। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में है? क्या इसको हम लोग अभी पार्शियल फ्रैक्शन के किसी रूप में तोड़ सकते हैं? तो अभी ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में नहीं है। तो क्या किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए ताकि ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आए? तो हम लोग क्या करते हैं कि sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से ऊपर में हो जाएगा sin x dx और नीचे में sin x पहले से था और sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2 cos x। I = ये sin x dx को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये जो sin स्क्वायर x है इसको लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 3 प्लस 2 cos x। इसको भी जो कहते हैं छोड़ देते हैं। I = sin x dx। अब ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x और इंटू 3 प्लस 2 cos x। ये तो रहेगा ही। तो यहां तक हम लोग आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि cos x बराबर z मान लेते हैं। माना cos x बराबर z और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और z का हो जाएगा dz बाई dx। dx को इधर लाइए और माइनस को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा sin x dx = माइनस dz। तो अब जो हमारा I बराबर होगा वो क्या होगा देखिए तो sin x dx। तो ये sin x dx के जगह पर माइनस dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x को हम लोग क्या माने थे z और इंटू 1 माइनस ये है 1 माइनस cos x तो 1 माइनस z इंटू 3 प्लस 2 cos x। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 और cos x के जगह पर z। एक स्टेप और इसमें हम लोग बढ़ाते हैं। ये माइनस ऊपर में है, इसमें से भी अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस z जो है इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर क्या बचेगा dz डिवाइडेड बाई इसको लिखते हैं z प्लस 1। ये 1 प्लस z को लिख देते हैं z प्लस 1 और ये 1 माइनस z में से माइनस कॉमन ले लिए ये हो जाएगा z माइनस 1 और इसको भी पलट के लिख देते हैं 2z प्लस 3। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अब टूट जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में एक्सपेंड करेंगे। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में किस तरीके से इसको लिखेंगे ये जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ dz का गुणांक कितना है 1। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इसको मानेंगे तो हम लोग मानेंगे माना 1 बाई z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इंटू 2z प्लस 3 इज इक्वल टू इस z प्लस 1 के संगत जो पार्शियल फ्रैक्शन माना जाएगा वो क्या माना जाएगा a बाई z प्लस 1 प्लस z माइनस 1 के संगत b बाई z माइनस 1 प्लस 2z प्लस 3 के संगत c डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3।
प्लस सी डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3। यही तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब इस 1 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 इज इक्वल टू, और ये तीनों को दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो ये तीनों जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ अंदर डिवाइड में है, सो उधर जाकर के बारी बारी से तीनों में मल्टीप्लाई में होगा। तो a इंटू, बताइए, ये z प्लस 1 और ये तीनों जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो z प्लस 1 से z प्लस 1 कटेगा, z माइनस 1 आएगा, और इंटू 2z प्लस 3 प्लस b इंटू ये तीनों इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो z माइनस 1 से z माइनस 1 कटेगा, z प्लस 1 और इंटू 2z प्लस 3 प्लस c इंटू, और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2z प्लस 3 से ये कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा z प्लस 1 इंटू z माइनस 1। और अब हम लोग पुट करेंगे z का वैल्यू, तो इस फैक्टर को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर क्या पुट करना होगा, 1। तो z बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया, प्लस b इंटू, यहाँ z के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 प्लस 1 इंटू, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस c इंटू, और यहाँ z के जगह पर 1 रखिएगा तो इस 1 के चलते ये हो जाएगा 0, तो 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1 होता है 2 और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। तो b का वैल्यू आ गया यहाँ से 1/10। तो इस फैक्टर को तो हम लोग 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए ये 2z प्लस 3, तो 2z प्लस 3 को 0 के बराबर करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, तो z इज इक्वल टू, अगर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि z बराबर क्या पुट करने से ये 0 आएगा, तो पहले क्या करते हैं कि 2z प्लस 3 को 0 के बराबर करिए, तो यहाँ से आ जाएगा z बराबर -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग z बराबर -3/2 यहाँ रखते हैं तो ये गुणनखंड 0 के बराबर हो जाएगा। तो पुट करना है z बराबर -3/2, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ -3/2 पुट करिएगा तो इसके चलते ये 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू, यहाँ पर 2z प्लस 3 है तो इसमें z बराबर -3/2 पुट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू, इसमें -3/2 पुट करिए तो -3/2 प्लस 1, -3/2 माइनस 1, इसको नोट करिए। तो यहां से हम लोगों का c का वैल्यू निकलेगा, इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, c, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3/2 प्लस 1 है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और इंटू ये -3 और -2 -5/2, c इक्वल टू माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, ये इधर जाएगा तो 4/5, तो c का भी वैल्यू आ गया। z बराबर 1 पुट किए तो b का वैल्यू आ गया, z बराबर -3/2 पुट किए तो वहां से c का वैल्यू आ गया। अब एक गुणनखंड और है z प्लस 1, तो इसको 0 के बराबर करने के लिए, z प्लस 1 को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर हमको रखना होगा -1, तो z बराबर -1 अगर रखते हैं तो 1 इज इक्वल टू a इंटू, देखिए z बराबर -1 रखेगा तो -1 -1, यहाँ -1 रखेगा तो -2 प्लस 3 प्लस b इंटू, यहाँ -1 रखेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू, यहाँ -1 रखेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा a का मान निकलेगा, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -2, 3 - 2 1, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। a का वैल्यू -1/2 निकल गया, b का वैल्यू भी निकल गया और c का वैल्यू भी निकल गया। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन था वो क्या था, हम लोग किसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे हम लोग मानेंगे,
हम लोग माने थे 1/z+1 इंटू z-1 और इंटू 2z+3 इज इक्वल टू क्या माने थे a/z+1। तो a का वैल्यू है -1/2 इंटू z+1 प्लस b बराबर है 1/10 आया था तो 1/10 b/z-1 तो 1/10 इंटू z-1 प्लस c तो c बराबर है 4/5 c/2z+3। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। तो i बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, इसके जगह पर ये हो जाएगा। तो अब हो जाएगा -1/2 dz/z+1 प्लस 1/10 dz/z-1 प्लस 4/5 dz/2z+3। और अब ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, इसको नोट करिए। तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन के किस फॉर्मूले पर आया है ये सब। तो I इज इक्वल टू -1/2 ये आ गया dx/x पर। तो dx/x का होता है log x, तो log z+1 प्लस 1/10 ये भी आ गया dx/x पर। तो log z-1 प्लस 4/5 ये भी है dx/x पर log 2z+3। और यहाँ पर एक काम और हम लोग करेंगे कि इंटीग्रेशन करके और z के गुणांक से, z का गुणांक कितना है 2, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और प्लस ही तो रहेगा ही। I इज इक्वल टू -1/2 log और z का वैल्यू रख देंगे तो z बराबर क्या माने थे cos x, तो cos x+1 1/10 log cos x-1 प्लस ये 2 से कटेगा 2/5 log 2 cos x प्लस 3 प्लस c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अच्छा, आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो log के मॉड में 1 - cos x है। तो माइनस अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 1 - cos x हो जाएगा और मॉड में प्लस x, मॉड में प्लस भी रहे और माइनस भी रहे तो दोनों का वैल्यू बराबर होता है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड के अंदर अगर है तो cos x-1 का वैल्यू और 1 - cos x का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होता है। इसको नोट कर लीजिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 10 का सेकेंड। तो आइए जरा देखते हैं 10 का सेकेंड कैसे बनेगा। I इज इक्वल टू dx/1 प्लस 3 इंटू e का पावर x 2 इंटू e का पावर 2x। तो अभी डायरेक्ट ये किसी पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं आएगा। क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले लिखते हैं 2 इंटू और e का पावर 2x को हम लोग लिख सकते हैं e का पावर x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू e का पावर x प्लस 1। और अब हम लोग मान लेते हैं, माना e का पावर x बराबर z, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, z का dz/dx, dx को इधर लाइए तो e का पावर x dx इज इक्वल टू dz। तो यहाँ से ऐसा करिए dx को यहाँ लाइए और e का पावर x को नीचे भेजिए। तो dx बराबर dz/e का पावर x और e का पावर x का वैल्यू दीजिए यहाँ से z, तो ये हो जाएगा dz/z।
जेड। तो अब हमारा जो आई बराबर हो गया वो क्या हो गया वो जरा देख लेते हैं। आई बराबर ये ना है डी एक्स, तो डी एक्स के जगह पर क्या देंगे डी जेड बाई जेड, डी जेड बाई जेड इंटू 2 इंटू ई का पावर एक्स का स्क्वायर, तो ई का पावर एक्स के जगह पर जेड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जेड स्क्वायर, 2 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई जेड। इसको अब हम लोग गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो ये 2z स्क्वायर है प्लस 3z को लिख देते हैं 2z प्लस z प्लस 1 आई इक्वल टू डी एक्स बाई जेड। इन दोनों में से 2z कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा z प्लस 1 और प्लस ये जो z प्लस 1 है ये तो ऐसे ही रहेगा आई इक्वल टू ये dz रहेगा, यहाँ dx नहीं रहेगा, dz यहाँ भी dz है, dz डिवाइडेड बाई z, और इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा z प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2z प्लस 1। इसको एक बार फिर से समझिए, ये dx को ऐसे ही छोड़ दिए, इसको हम लोग पहले लिख दिए 2 इंटू ई का पावर 2x को लिख दिए ई का पावर x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई का पावर x प्लस 1। अब यहाँ ई का पावर x बराबर क्या मान लिए z। अब इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई का पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x इज इक्वल टू z का dz बाई dx, dx को यहाँ लाया dx इज इक्वल टू dz और ई का पावर x को नीचे लेके चले गए, तो dz बाई ई का पावर x बराबर dz बाई और ई का पावर x की जगह पर z दे दिए, dz बाई z हो गया। अब i बराबर यही ना था dx, तो इस dx के जगह पर क्या हो जाएगा dz बाई z, तो यहाँ दे दिए dz बाई z इंटू 2 और e का पावर x के जगह पर z, तो 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। dz बाई z को ऐसे ही छोड़ दिए, इसको गुणनखंड में तोड़े, तो 2z स्क्वायर को छोड़ दिए, 3z को लिखे 2z प्लस z प्लस 1, इन दोनों में से 2z कॉमन, तो ये हो जाएगा z प्लस 1 प्लस ये z प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसमें से और इसमें से z प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो ये बचा 2z प्लस 1, और अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, इसको नोट करिए। आप देखिए, अब यही ना इंटीग्रेशन हो गया, तो dz का गुणांक यहाँ कितना है 1, तो पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस के हिसाब से हम लोग मानेंगे, माना 1 बाई z इंटू जेड प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके संगत क्या माना जाएगा a बाई जेड प्लस जेड प्लस 1 के संगत b बाई जेड प्लस 1 प्लस 2z प्लस 1 के संगत c बाई 2z प्लस 1। अब इस 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए और ये तीनों को उधर लेके चले जाइए, तो a इंटू जेड से मल्टीप्लाई होगा तो z से z कटेगा, बचेगा z प्लस 1 इंटू 2z प्लस 1, b इंटू यहाँ z प्लस 1 से z प्लस 1 कटेगा, z इंटू 2z प्लस 1 प्लस c इंटू 2z प्लस 1 से 2z प्लस 1 कटेगा, तो z इंटू z प्लस 1। और अब हम लोग बारी बारी से z का वैल्यू रखेंगे और फिर वहां से a b और c का वैल्यू निकलेगा। तो इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर हम लोगों को -1 पुट करना पड़ेगा, z प्लस 1 को 0 के बराबर करने के लिए। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू ये तो 0 हो गया, b इंटू जेड के जगह पर -1 और यहाँ भी जेड के जगह पर -1 रखिएगा तो -2 प्लस 1, और ये गुणनखंड भी 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी जेड प्लस 1 है, तो ये 0 हो जाएगा।
1 बराबर ये पूरा 0 हो गया, b इंटू -1 और 1 - 2 -1, ये -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर +1, तो यहाँ से b बराबर आ गया 1। तो ये गुणनखंड को 0 के बराबर कर दिए, वहां से b का मान निकल गया। अब इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए z बराबर हम लोग को पुट करना पड़ेगा -1/2। तो 1 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू, यहाँ भी 2z + 1 है, तो ये गुणनखंड 0 के बराबर हो जाएगा। c इंटू z के जगह पर -1/2 और इंटू यहाँ z + 1 है, तो -1/2 + 1। तो इससे हमारा c का वैल्यू निकल जाएगा। फिर अगला एक और गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो वहां से a का वैल्यू निकलेगा। इसको नोट करिए। अब देखिए 1 = ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, c इंटू -1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2 ये हो जाएगा 1/2, तो 1 = -c/4, तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा -4, तो c का वैल्यू निकल गया। ये गुणनखंड को हम लोग 0 के बराबर कर दिए, इस गुणनखंड को 0 के बराबर कर दिए, बच गया कौन गुणनखंड, z। तो z को 0 के बराबर करने के लिए पुट करना पड़ेगा z बराबर 0। तो z बराबर 0 पुट करेगा तो 1 बराबर, यहाँ देखिए a इंटू, यहाँ 0 पुट करेगा तो 1 बचेगा, यहाँ 0 पुट करेगा तो 1 बचेगा, प्लस b इंटू इस z के चलते पूरा 0 हो जाएगा, c इंटू इस z के चलते पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये b इंटू 0 0 हो गया, c इंटू 0 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करिएगा तो a बराबर निकल गया 1। तो a बराबर हमारा आ गया 1, b बराबर भी 1 है, देखिए यहाँ, और c बराबर है -4। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे तो i बराबर क्या होगा, पहले ऐसे देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन था वो क्या था, 1/z इंटू z + 1 इंटू 2z + 1 इज इक्वल टू a/z। तो a बराबर है 1/z प्लस b/z + 1, तो b का वैल्यू भी 1 है, 1/z + 1 प्लस c/2z + 1, तो c का वैल्यू है -4/2z + 1। अब आप इसको अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। तो i = इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, तो इसके जगह पर ये हो जाएगा 1/z dz प्लस 1/z + 1 dz, -4 को बाहर करिए, 1/2z + 1 dz, i = ये आ गया dz/z, इसका होता है log z, प्लस ये भी आ जाएगा dz/z पर, तो log z + 1 -4 log, और ये हो जाएगा 2z + 1 और डिवाइडेड बाय, यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो इसमें इंटीग्रेशन करके और z के गुणांक से भाग देना होगा। तो z का गुणांक कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस c, इसको नोट करिए। और अब हम लोग z का वैल्यू रखेंगे। तो जब हम लोग z का वैल्यू रखेंगे तो i बराबर हो जाएगा log z के जगह पर e⁻x प्लस log, यहाँ भी z के जगह पर e⁻x प्लस 1 माइनस, ये 2 से कटेगा 2 log, यहाँ से आ जाएगा क्या है 2z, तो 2 इंटू e⁻x प्लस 1। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये log के प्रॉपर्टी पर आ जाएगा
log x का पावर m, तो ये m जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा x log e प्लस log e का पावर x प्लस 1 माइनस 2 log 2 इंटू e का पावर x प्लस 1 प्लस c, और log e का वैल्यू होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस log e का पावर x प्लस 1 माइनस 2 log 2 इंटू e का पावर x प्लस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। I is equal to 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi और divided by phi minus cos square phi minus 4 sin phi। तो अभी ये डायरेक्ट किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं आएगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ साइन है और ये भी साइन है, और ये cos स्क्वायर को भी हम लोग साइन में बदल सकते हैं। तो पहले इस सबको साइन में बदल देते हैं। क्यों बदलेंगे? ताकि आगे चल के जब साइन हम बराबर जेड माने तो ये जो cos phi d phi है ये dz के रूप में आ जाएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। 3 sin phi minus 2 cos phi d phi divided by phi minus, और cos स्क्वायर phi को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर phi माइनस 4 साइन phi। I is equal to 3 sin phi minus 2 into cos phi d phi divided by, जब इसको हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो phi माइनस 1 ये हो जाएगा 4, और माइनस प्लस साइन स्क्वायर phi, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर phi, इसको पहले लिख देते हैं, और ये माइनस 4 साइन phi को उसके बाद लिखते हैं, और ये जो phi माइनस 1 था ये हो जाएगा 4। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि साइन phi बराबर हम लोग जेड मान लेंगे। ऐसा करते हैं, यही लिख देते हैं, माना साइन phi बराबर जेड। उसके बाद जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो साइन phi का डिफरेंशिएशन cos phi, और z का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू phi x नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? phi। देखिए यहाँ जो वेरिएबल आपका है वो x में नहीं है। अभी तक जो भी हम लोग सवाल बनाते थे तो उसमें जो वेरिएबल होता था वो x में होता था, यहाँ वेरिएबल x में ना दे के phi में दे दिया। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो x के रूप में ना करके phi के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin phi का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा आपका cos phi, और z का डिफरेंशिएशन dz by d phi। अब ये d phi इधर आएगा तो cos phi d phi is equal to dz। अब नेक्स्ट स्टेप में cos phi d phi के जगह पर हम लोग लिख देंगे dz। इसको नोट करिए। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है I इक्वल टू क्या था हमारा था 3 sin phi minus 2, तो ये हो जाएगा 3 sin phi की जगह पर z, तो 3z minus 2, और इंटू यहाँ था 3 sin phi minus 2, ठीक है, तो 3z minus 2 हो गया, और इंटू यहाँ था cos phi d phi, तो cos phi d phi की जगह पर dz, और डिवाइडेड बाय यहाँ था sin स्क्वायर phi, तो z स्क्वायर माइनस 4 sin phi, तो माइनस 4z और प्लस 4,
ये आ गया, और अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूटेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, मानेंगे, माना 3, या एक स्टेप और इसको बढ़ाते हैं, ये एक फॉर्मूला पर आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब लाइएगा तो ये हो जाएगा 3z माइनस 2 dz डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए z माइनस 2 के होल स्क्वायर पर इसको जब सेट करिएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। और अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन पर मानिए, माना 3z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम लोग मानते हैं तो हम लोग हर के गुणनखंड को देखते हैं। तो हर का गुणनखंड किस रूप का है, ये है x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर के रूप का। तो इसका तरीका होता है कि पहले मानते हैं a बाई जेड माइनस 2 एक्स माइनस अल्फा और प्लस b बाई जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर x जेड माइनस 2 का होल क्यों होता तो कैसे मानते, a बाई जेड माइनस 2 प्लस b बाई जेड माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस c बाई जेड माइनस 2 का होल क्यूब। और अब हमारा प्रोसेस क्या है कि इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि 3z माइनस 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 3z माइनस 2 को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो a इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर z माइनस 2 से मल्टीप्लाई होता है तो z माइनस 2 हो जाएगा और प्लस b इंटू जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये z माइनस 2 का होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा तो बचेगा b। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही गुणनखंड है तो पुट करेंगे z बराबर 2। तो z बराबर 2 पुट करिएगा तो यहाँ 2 पुट करिएगा तो कितना आएगा, 6 माइनस 2 4 इज इक्वल टू a इंटू, और यहाँ z बराबर 2 पुट करेगा तो 0 आएगा प्लस b, तो b बराबर आ गया 4। अब यहाँ पर कोई और गुणनखंड नहीं है जिससे कि हम इसको 0 के बराबर कर सके। तो जब इस ऐसा स्थिति आ जाता है तो z का मान खुद से कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए जो आपको समझ में आए, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर z बराबर 0 पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू 0। तो 0 पुट करेंगे यहाँ तो 3 इंटू 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस 2 बराबर a इंटू, यहाँ 0 पुट करिएगा तो ये माइनस 2 बचेगा प्लस b, तो माइनस 2 बराबर माइनस 2 है। देखिए यहाँ माइनस 2 है और b का वैल्यू दे दीजिए, b का वैल्यू कितना है प्लस 4, माइनस 2 को इधर लाइए, प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 2 उधर जाएगा तो 4 प्लस 2 माइनस 2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 6, a इक्वल टू आ गया 3, a का वैल्यू 3 निकल गया। अब इसको नोट करिए, और अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, एक स्टेप इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। यही ना था हमारा 3z माइनस 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई z माइनस 3। तो a का वैल्यू है 3, तो 3 बाई z माइनस 2 और प्लस b का वैल्यू है 4 बाई z माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यही कमाल है कि पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा किसी भी फलन को हम लोग दो ऐसे भाग में एक्सपेंड कर देते हैं, दो ऐसे भाग में तोड़ देते हैं ताकि दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए लेकिन इंटीग्रेशन के रूप में भी आ जाए। जैसे इसका ये किसी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के रूप में नहीं आ रहा था, लेकिन इसको हम लोग दो ऐसे भाग में जब व्यक्त कर दिए तो अब ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ जाएगा और ये भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो
आई इज इक्वल टू, इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना था, तो 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी जेड बाई जेड माइनस टू प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी जेड बाई जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 3, ये डी एक्स बाई एक्स के फॉर्मूला पर आ जाएगा, इसका होता है log x, तो log z माइनस टू प्लस 4, ये भी इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूला पर नहीं है, तो इसको पावर को ऊपर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा z माइनस टू का पावर माइनस टू डी है, आई इज इक्वल टू 3 log z माइनस टू प्लस 4, ये x के पावर n पर आ गया, तो जब x के पावर n के फॉर्मूला पर लाएंगे, ये हो जाएगा z माइनस टू, पावर में एक जोड़ेंगे तो माइनस टू प्लस वन, माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू हो जाएगा 3 log z माइनस टू, और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस 4, और ये जो पावर माइनस वन है z माइनस टू का पावर माइनस वन, ये नीचे आएगा, तो इनटू हो जाएगा 1 बाई जेड माइनस टू प्लस सी। अब आंसर हम लोग z के पद में नहीं दे सकते, तो 3 log, और z किसको माने थे, तो z हमारा था sin फाइव माइनस टू और माइनस 4 और डिवाइडेड बाई z की जगह पर sin फाइव माइनस टू प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपकी किताब में जो आंसर दिया है वो इसमें से माइनस टू कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस साइन फाइव, और मॉड में तो माइनस कॉमन लीजिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है i इज इक्वल टू 3x प्लस 1 dx और डिवाइडेड बाई x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू x प्लस टू, यही सवाल है। तो ये डायरेक्ट हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पर आएगा, इसमें कुछ मानने का जरूरत नहीं है। जैसे अभी तक जो भी सवाल हम लोग बनाए थे इसके पहले वाला, तो सब में साइन x की जगह पर z मानना होता था, किसी में e का पावर x की जगह पर z मानना होता था। यहाँ पर डायरेक्ट ये पार्शियल फ्रैक्शन पर आएगा, तो मानेंगे माना 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू x प्लस टू इज इक्वल टू, इसके संगत क्या पार्शियल फ्रैक्शन मानना होगा, ये है x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के संगत हम लोग मानते हैं a बाई x माइनस टू का पावर 1 प्लस b बाई, अब x माइनस टू का होल स्क्वायर है तो पावर 1 से शुरू करेंगे और x माइनस टू के होल स्क्वायर तक ले जाएंगे। इसका हो गया दो रूप में प्लस, अब ये भी तो एक गुणनखंड है, तो इसके संगत हो जाएगा c बाई x प्लस टू। ठीक है, अब 3x प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये दोनों जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस टू का पावर यहाँ स्क्वायर है, तो एक तो x माइनस टू इससे कट जाएगा, तो एक वो बचेगा x माइनस टू, और ये x प्लस टू तो बचेगा प्लस b इंटू x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू के होल स्क्वायर से कटेगा, तो x प्लस टू बचेगा प्लस c इंटू
x प्लस टू से कटेगा तो x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम लोग गुणनखंड के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। तो x माइनस टू को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर 2 पुट करना होगा। तो 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 1 7 a इंटू यहाँ 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा b इंटू यहाँ 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 c इंटू यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 7/4। b का वैल्यू निकल गया। अब देखो इस गुणनखंड को तो हम लोग 0 के बराबर कर दिए। अब इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए पुट करना पड़ेगा x बराबर -2। ये देखो ये x प्लस 2 है तो इस गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए x बराबर -2 पुट करना पड़ेगा। तो -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 - 2 तो -6 प्लस 1 -5 और -2 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा इसके चलते और b वाला पूरा 0 हो जाएगा। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू यहाँ -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर तो -5 बराबर ये तो 0 हो गया -2 -4 का स्क्वायर मतलब 16 तो c बराबर हो जाएगा -5/16। तो b का वैल्यू निकल गया और c का वैल्यू निकल गया। इसको नोट करिए। तो अब a का वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोगों को क्या पुट करना होगा ये जरा देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस तरफ देखते हैं RHS के तरफ तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक x - 2 दूसरा x + 2, बाकी तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है। तो 2 वैल्यू तो पुट कर ही दिए हम लोग। अब तीसरा ये वैल्यू कुछ भी पुट करेगा तो ये कोई भी गुणनखंड 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम लोग x का वैल्यू कुछ भी खुद से पुट कर देते हैं। तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 1 a इंटू बताइए यहाँ 0 पुट करिएगा तो -2 आएगा, यहाँ 0 पुट करिएगा तो 2 आएगा b इंटू यहाँ 0 पुट करिएगा तो 2 आएगा c इंटू यहाँ 0 पुट करिएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 तो 1 = इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -4a प्लस 2b प्लस 4c -4a को उधर ले आइए तो 4a बराबर 2b प्लस 4c और ये प्लस 1 उधर जाएगा -1 4a बराबर 2 इंटू b का वैल्यू रखिए 7/4 4 इंटू c का वैल्यू रखिए -5/16 -1। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ 4 है, 4 एलसीएम आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेगा तो 2 बचेगा, 7 से मल्टीप्लाई करिएगा 14 -5 -4 तो -5 -4 -9 14 -9 5 तो ये हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 5/16। तो a बराबर 5/16 आ गया, c बराबर -5/16 आ गया और b बराबर है 7/4। तो अब जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन था वो क्या था 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2, यही ना था। बराबर क्या माने थे हम लोग a/x - 2। तो a बराबर है 5/16 बाई x - 2 प्लस b तो b है 7/4 b/x - 2 का स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस c बाई तो c बराबर है -5/16 c/2
x प्लस 2। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब हो जाएगा i इक्वल टू, इसी का इंटीग्रेशन निकालना था तो इसके जगह पर ये हो जाएगा। तो 5/16 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, ये हो जाएगा dx/x - 2 प्लस 7/4, ये 7/4 कांस्टेंट है, dx/x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 5/16 dx/x + 2 i इक्वल टू 5/16, ये हो जाएगा dx/x², इसका होता है log x - 2। ये किसी फॉर्मूले पे अभी नहीं है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो x - 2 का पावर -2 dx, ये x - 2 का होल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x - 2 का पावर -2 dx हो जाएगा, माइनस 5/16 log x + 2 i इक्वल टू 5/16। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से और इसमें से 5/16 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा log x - 2 माइनस log x + 2 और प्लस 7/4, ये आ जाएगा x के पावर n पर, तो यहाँ से x - 2 का पावर -2 + 1, तो -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c। अब एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। i इक्वल टू 5/16, ये हो जाएगा log m - log n, तो इसका होता है log m/n, तो x - 2/x + 2, और ये प्लस और माइनस -7/4 और x - 2 का पावर -1 नीचे आ जाएगा 1/x - 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो इसके बाद जो प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा। इक्वल टू x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल क्यू dx, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये डायरेक्ट हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पर टूटेगा। तो तरीका क्या है, हम लोग मानेंगे, माना x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, जो हर का गुणनखंड है वो किस रूप का है, x - 1 का पावर 3। तो इसके लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मानेंगे a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x - 1 का होल क्यूब। x - 1 का अगर स्क्वायर होता तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन मानते, a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर। अगर क्यूब है तो 1 से शुरू करेंगे, x - 1 का पावर 1 और उसके बाद पावर 2 फिर पावर 3। अगर यहाँ x - 1 का पावर 4 होता तो 1 से शुरू करते, 1 2 3 और 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x² + x + 1 को यहीं छोड़ेंगे और इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो ये यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके तीनों से मल्टीप्लाई में होगा, तो a इंटू ये x - 1 का होल क्यूब अगर इसमें मल्टीप्लाई में आएगा तो x - 1 से x - 1 का होल क्यूब कटेगा, तो ये आएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू यहाँ x - 1 का होल क्यूब होगा
तो x माइनस वन को होल स्क्वायर से कटेगा तो x माइनस वन हो जाएगा प्लस c, ये x माइनस वन का होल क्यू और ये भी x माइनस वन का होल क्यू है, तो ये पूरा कट जाएगा। और अब हम लोग बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ जो हमारा RHS है उसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड है x माइनस वन, यहाँ भी x माइनस वन है। तो इस गुणनखंड को जीरो करने के लिए x बराबर क्या रखना होगा 1, तो 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, b इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस c, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू कितना आ गया 3। और अब हम लोग और वैल्यू रखेंगे। तो अब तो ये गुणनखंड किसी भी वैल्यू पर जीरो नहीं होगा, तो खुद से अपने मन से x का कोई भी वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू जो रखते हैं वो रखते हैं x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। तो 0 अगर यहाँ रखते हैं तो ये क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ 0 रखिएगा तो 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 0 रखेंगे तो b इंटू माइनस 1 माइनस b प्लस c, तो यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू a माइनस b और प्लस c का वैल्यू रखिए, c बराबर कितना है 3, तो ये आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, इसको मानिए समीकरण फर्स्ट, इसको नोट करिए। अब एक वैल्यू x का और रखेंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग फिर x का एक और वैल्यू रखते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि x का कौन सा वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो x बराबर 1 हम लोग यहाँ ऑलरेडी रख चुके हैं, 0 भी रख चुके हैं। तो अगला वैल्यू हम लोग रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, आप कोई और वैल्यू भी रख सकते हैं। तो 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 1 प्लस c, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू a प्लस b और प्लस c का वैल्यू रखिए 3, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताइए कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करिएगा तो किसका वैल्यू निकलेगा a और b का, c का वैल्यू तो निकल ही चुका है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 है a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 और 2 है a प्लस b इज इक्वल टू 4। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस b और प्लस b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a 4 माइनस 2 2, तो a बराबर आ गया 1। और अब हम लोग a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखिएगा ही ना, समीकरण 1 है a बराबर आपका निकला है 1, तो 1 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, तो b इज इक्वल टू, जो माइनस 2 इधर आएगा तो 1 प्लस 2 3, तो b का वैल्यू आ गया 3, a का वैल्यू आ गया 1 और c का वैल्यू आ गया 3। तो अब a b और c तीनों का वैल्यू जब निकल गया तो हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन करना था या जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लेके चले थे, वो पार्शियल फ्रैक्शन क्या लेके चले थे, जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग लेके चले थे वो था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या था a बाई x माइनस 1। तो a का वैल्यू कितना निकला है 1, तो 1 बाई x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू निकल गया है 3,
तो क्या था b बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो 3 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू भी निकल गया है 3, तो c बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब, तो 3 बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके जगह पर आप लोग ये लिख देंगे, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखते हैं 1 बाई एक्स माइनस वन है तो ये हो जाएगा dx बाई एक्स माइनस वन प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, dx बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, dx बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो अब I इज इक्वल टू बताएंगे dx बाई एक्स माइनस वन, ये log x हो जाएगा, तो log x माइनस वन प्लस 3, क्या ये अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर है? अभी नहीं है, तो पावर को ऊपर ले जाइए, तो x माइनस वन का पावर माइनस 2 dx प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन का पावर माइनस 3 dx। अब आइए I इज इक्वल टू log x माइनस वन प्लस 3, और ये किस फॉर्मूले पर आ गया? ये x के पावर n के फॉर्मूले पर आ गया, तो x माइनस वन का पावर क्या होता है n प्लस वन, तो माइनस 2 प्लस वन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन का पावर, ये भी x के पावर n पर आ गया, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस c। एक स्टेप और हम लोग बढ़ाते हैं, log x माइनस वन का मॉड, ये प्लस और माइनस माइनस 3 और x माइनस वन का पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x माइनस वन, ये प्लस और माइनस तो माइनस 3 बाई 2 और इंटू x माइनस वन का पावर माइनस 2 हो गया 1 बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c। और यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इसको नोट करिए। तो अभी तक बच्चों ने जो भी डाउट पूछा था 7 to 15 वो सारा डाउट मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 16 और 16 के बाद वाला जो टाइप है उस टाइप का मैं कुछ एग्जांपल बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।